एनआईएस पटियाला न केवल पटियाला और पंजाब के लिए शान है, बल्कि भारत के खिलाड़ियों के लिए और भारत के कोचेस के लिए एक ऐसा संस्थान है जिसने पिछले 60 वर्षों में भारत के अलग अलग कोनों से आए हुए खिलाड़ियों को, कोचेस को डिप्लोमा करवाने के लिए भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज करोड़ों रुपए के तोहफे, उसको चाहे बड़े हॉल्स की बात हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात हो, लेटेस्ट मॉडर्न किचन फैसिलिटीज़ और कैंटीन की बात हो, डाइनिंग एरिया की बात हो, ये सारी सुविधाएं आज उसका शिलान्यास किया जाएगा। कुछ का काम और तेज़ी के साथ करने, कोविड के कारण थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, एक अवसर मिला है कि आपदा के बाद, कोविड के बाद, उन पुराने कोचेस के साथ, पुराने खिलाड़ियों के साथ जिनका पिछले 60 सालों में रिश्ता रहा है एनआईएस पटियाला के साथ और भारत की खेलों के साथ, आज उनसे भी मिलने का अवसर मिलने वाला है। मेरी इंट्रोडक्शन करवाते कहा गया कि अनुराग जी पहली बार आए। मैं इतना ही कहूँगा, खेल मंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ। खिलाड़ी रहते हुए मेरा बचपन, मेरी जवानी पटियाला में बीती है। मैं पंजाब की टीम का कप्तान था, उससे पहले जलंधर की टीम का कप्तान था, ऑल इंडिया चैंपियन हम लोग रहे, नॉर्थ जोन की टीम का कप्तान था, ऑल इंडिया चैंपियन रहे। क्रिकेट रणजी ट्रॉफी खेला, तब हम चैंपियन रहे। यहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी खेले, तब चैंपियन रहे। तो पंजाब से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, नाता है। और मैंने वो समय भी देखा है जिसको हम कभी वापस याद नहीं करना चाहते। वो एक ऐसा दौर था कि सुनसान सड़क पे कहीं बुलेट निकल जाता था तो बहुत सारे लोगों के मन में धारणाएं कुछ और हो जाती थी। 2-3 लोग कंबल लपेट के चलते थे तो लगता था ना जाने कौन आ गया है। एक दहशत भरा माहौल होता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, डर के माहौल में रहा जाता था, लोग पलायन करते थे। लेकिन पिछले 25-30 सालों में बहुत बदलाव भी आया है, पंजाब आगे भी बढ़ा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, पंजाब खुशहाल था, खुशहाल है और खुशहाल रहना चाहिए। पंजाब की खुशियों पर किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। और कम से कम जिनको जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी किसी बाहर वालों को देकर केवल कुर्सी पे बैठने का काम ना करें। कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, कोई सवाल खड़ा करे तो पुलिस का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र में पुलिस पावर आते ही मंसूबे बदल जाना, सत्ता पाने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने चल पड़ना, जो हित में है या अहित करता है, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और पंजाब में आज एक बात चली है, ये गैंग वॉर होना, ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, चीना झपटी होना और समाज में तनाव खड़ा करना और फिर कार्रवाई ना करना। आखिरकार पंजाब वालों ने सत्ता तो सुधार के लिए दी थी, कम से कम लोगों का मान तो रख लो। जनता के वर्डिक्ट का मान तो रख लो। आउटसोर्स नहीं करने के लिए कहा था कि सत्ता आपको दी और चला कहीं से कोई और रहा। पंजाबी कभी इस बात को सहन नहीं करते और मुझे लगता नहीं पंजाब इसको सहन करेगा कि कोई उनको रिमोट कंट्रोल से चलाए कहीं से बैठ। इसके साथ थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ कि जो एडवोकेट जनरल है पटवारिया पंजाब के, वो बोल रहे हैं कि हमने हर प्रोसीजर फॉलो किया है। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? बात यह है
कि अगर किसी के पास सवालों का जवाब ना हो, आलोचना सहन ना कर सकते हो और मन इतने छोटे हो गए हों और सत्ता आते ही पुलिस का दुरुपयोग करना ये शुरू कर दिया हो, तो ये अपने आप में दिखाता है क्या किसी दूसरे राज्य की पुलिस यहाँ पर आकर स्थानीय पुलिस को पूछे बिना किसी को भी उठाकर ले जाना शुरू कर देगी? क्या पंजाब ने तय कर लिया कि ऐसा होगा? अगर पंजाब की सरकार ने, पंजाब की पुलिस ने तय कर लिया है कि कल को किसी दूसरे राज्य की पुलिस आए और यहाँ के लोकल थाने को इन्फॉर्म किए बिना उठाकर ले जाए, क्या ये तय कर लिया है? आखिरकार पुलिस ही कानून तोड़ेगी तो कोई क्या करेगा? और कानून व्यवस्था बनाने में आप असफल हो रहे हैं। आप सत्ता का दुरुपयोग बदले की भावना के लिए कर रहे हो और ये कार्रवाई बदले की भावना से उचित नहीं। इसकी आलोचना पूरे देश भर में हो रही है और कोई एक राजनीतिक दल नहीं कर रहा, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और पंजाब की छवि किसी को मंजूर नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਲੰਬੇ ਬਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, राज्य की पुलिस ते टैक्नोलॉजी जानने वाले बंदे सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ मिल के ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ काम करना चाहिए उसी दिशा 'ਚ काम किया जा रहा है। एक पासे ਜਿਹੜੇ नक्सल प्रभावित इलाके ने उत्थे काम करते हैं जंगलों से, बाकी इलाकों उत्थे भी यहो ਜਿਹੀ चुनौती है, इत्थे भी बॉर्डर पर यही चुनौती है। इसलिए टैक्नोलॉजी का सामना कर पाना कई बार उस तरह ना राज्य भी अपने आप को तैयार नहीं समझते, तो केंद्र के सुरक्षा बल भी अपनी निगरानी रख के बॉर्डर के इलाके को बचाने लिए जो जो कदम उठाने के नाल उठा रहे हैं। पुलिस के लैवल पर बहुत ज़्यादा आपस शेयर भी करते हैं जानकारी। इस तो ज़्यादा शायद मैं कुछ ना कह पावा, संबंधित विभाग ये कह पाएगा, लेकिन इन्ना जरूर कहांगा कि देश की सुरक्षा लिए केंद्र ते प्रदेश दोनों मिल के नागरिकों की भी ते देश की सुरक्षा लिए हर कदम उठा रही है। मैनू लगता तो सारे NIS भी आना चाहिए ते स्पोर्ट्स दे विच साइंस का बहुत बड़ा रोल है। खेडां बड़े साइंटिफिक ने ते साइंटिफिक रिसर्च होना ये बहुत जरूरी भी, असी वो भी शुरू किया है। ये नाल सुविधावां जो तुसी देखो कि इंडोर स्टेडियम ट्रैक जिहड़ा बनाने की गल असी कर रहे हैं, कई बार बाहर मौसम इहो जिहा नहीं हुंदा, बहुती ठंड होवे बहुती गर्मी होवे तो नहीं तुसी कर सकते, बारिश होण तां नहीं कर सकते। तो NIS पटियाले 4-5 महीने जो तक खराब होंदे होण तो उहदे लई वड्डी इंडोर सुविधा बनाई जा रही ताकि अंदर ही ट्रैक बने, अंदर एथलीट ट्रेनिंग कर सकन। जिथे तक नीरज चोपड़ा की गल की, तुहानूं याद होएगा किन्ने जैवलिन खरीद के दिते गए सी ताकि उस लिहाज की ट्रेनिंग की जाए। अज जे मैं इनू थोड़ा हिंदी च कह देवां तो मेरे ख्याल ज़्यादा सौखा होगा बाकियां लिए भी। मोदी जी के आने के बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में मेडल जीतने की क्षमता रखते हों, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बजट बनाया गया। इन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, मिशन ओलंपिक कमेटी बनाई गई,
आजकल भी चयन चल रहा है कि 2024 के खिलाड़ी कौन से होंगे, वो भी हमने किए। इसी तरह से कई खिलाड़ियों को उसमें रखा गया, पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को उसमें चुना गया है। और इनको चुनने के बाद एक और इनके रहने का, खाने का, इनकी ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। और जेब खर्च भी इनको 50,000 रुपये प्रति महीना, इनके 6 लाख रुपये साल का वो भी देती है। 2300 खिलाड़ी हम अलग से ऐसे लेते हैं जो जिनके ऊपर लगभग 6 लाख रुपया खर्च किया जाता है। यंग एथलीट्स को हम लेते हैं जिनके ऊपर 144 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग पर, उनके बाकी सुविधाओं पर। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश के अलग अलग राज्यों में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सारी ट्रेनिंग सेंटर्स वो बनाए जा रहे हैं। खेलो इंडिया एकेडमीज़ बनाई जा रही हैं। कोई पूर्व खिलाड़ी भी अगर अपनी एकेडमी शुरू करना चाहता है तो उसको भी हम 5 लाख रुपए देते हैं साल का, कि वो अपनी शुरू कर सके। उसको रोजगार भी मिलेगा, खिलाड़ियों को कोच भी मिलेगा। इसी तरह से ही राज्य के कुछ ट्रेनिंग सेंटर थे जो राज्य नहीं चला पा रहा था, उनको भी हमने चलाया। कुछ अपने सेंटर थे, उनको भी अपग्रेड करने का हमने काम किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हाल ही में बेंगलुरु में हुई, बहुत सफल हुई। 3,900 खिलाड़ी देश भर से आए, 208 यूनिवर्सिटी से आए। और मैं तो ये कहूँगा, पंजाब की अगर 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा चंक अगर मेडल्स का जीता तो इन लोगों ने जीता। फिर हरियाणा की 3 यूनिवर्सिटीज़ ने उसी तरह से मेडल सबसे ज़्यादा जीते। तो इन इलाकों में, पंजाब हरियाणा में जो खेलों का एक रुझान है और जो रुचि है लोगों में, परिवारों में, खिलाड़ियों में, इसको और बढ़ावा देने के लिए हम NIS पटियाला को और मजबूत करेंगे। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਨ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, राज्य ਲਈ भी, परिवार ਲਈ भी, नाम कमाने ਲਈ। हो सकता है ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ? ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਰ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ MC ਦੇ ਚੋਣਾਂ BJP ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ BJP ਦਾ। सर आप खिलाड़ी हैं, पटियाला या पंजाबी यूनिवर्सिटी की कुछ जगह पर EVM मशीनें पड़ी हैं। सर EVM मशीनें पड़ी हैं जिसके कारण खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है कि EVM मशीनें पड़ी हैं, वो खेल नहीं पा रहे। मेरे ध्यान में आप ये विषय लेकर आए और मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके जो भी उचित कार्रवाई होगी, अगर ये राज्य में किसी इलेक्शंस को लेकर रखी गई हैं तो अलग बात है। अगर केंद्र में वापस जानी तो वहाँ पर वैसी बात की जा सकती है। और शायद इसके लिए व्यवस्था पूरे देश भर में बनाई गई है। राज्यों में अलग अलग इनकी स्टोरेज करने की व्यवस्था के लिए पैसा भी अलॉट हुआ है और शायद उस दिशा में काम भी हो रहा है। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਦਮ उधर नो ज़्यादा तो तुसी काले पे हो। सर तीनों का गठबंधन हो सकता है, कैप्टन साहब भी और अकाली दल भी। किसी ਨੂੰ अपना, उन्होंने अपनी भावना जताइयां ने कि आना चाहते ने, जान वेले तो कोई भावना किसी ने जताई नहीं सी, आन वेले जता रहे ने। ये मेरे लैवल ते कोई निर्णय होना नहीं है, ये पार्टी निर्णय करती है, भारतीय जनता पार्टी का पार्लीमेंटरी बोर्ड। तो जदों भी ये विषय आएगा, ये मीडिया की राही तो आ नहीं सकता। पोलीटिकल लीडर्स जोड़े है वो गल करनगे साडी पोलीटिकल लीडरशिप नाल। इहदे लई अज कुछ भी कहने के बारे उचित नहीं है। हाले चुनाव होए ने, लोगों ने अपना वर्डिक्ट दिता है, उसका सम्मान करना चाहिए। ਅਸੀਂ अपने संगठन ਨੂੰ ਹੋਰ ताकतवर बनाने ਲਈ जोर लावांगे।
एक गल मैं जरूर कह के जा रहा अज नोट कर लीजिए 2022 है 2027 भी पटियाले ही आऊँगा पर उदों इस टाइम तक साडी सरकार बनी होगी कमल का फुल खिला के आऊँगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री अनुराग शर्मा जी जिंदाबाद। ठाकुर साहब आपके पास युवा मंत्रालय भी है, एनएसएस के पास कोई फंडिंग नहीं है, एनवीकेएस बिल्कुल डेड हो गया जी। एनवीकेएस का 1300 गाँव 100 क्लब नहीं है सर, उसके बारे में ना कोई मॉनिटरिंग हो रही है, एनएसएस के पास फंडिंग है कोई, तो इसके बारे में युवा कैसे आगे बढ़े? मुझे लगता है आपकी जानकारी थोड़ी अधूरी है। NYKS में जिला स्तर पर अधिकारी रखे हुए हैं, DYOs हम उसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑथोरिटी। इसके अलावा नेशनल यूथ वॉलंटियर होते हैं, हर ब्लॉक पर 2 होते हैं। देश के 623 जिलों में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स लगे हैं, हर ब्लॉक पे 2-2 वॉलंटियर हैं। हमने अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलो वेस्ट इकट्ठा करने की बात कही थी, हमने 114 लाख किलो वेस्ट इकट्ठा किया है। अगर यूथ काम नहीं नीचे कर रहा हो तो कैसे होता? हमने समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग काम किए, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। आज़ादी का अमृत हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसमें युवाओं को वहाँ पर हमने साथ में जोड़ा है, वो भी साथ में लग के अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। सर अगर हम 1300 गाँव की बात करते हैं साहब 2022 में हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ये सारियां खबरें वाह वाह ही आ रही हैं आजकल। जहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी वहाँ से फिर वापस आते हैं। तेंदुल बग्गा की गिरफ्तारी का जो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आ पाया। इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि अगर चलो पंजाब की पुलिस बिना किसी इंफॉर्मेशन के वहाँ पहुँच गई, तो हरियाणा की पुलिस ने जो रोल प्ले किया उसके बारे में क्या कहना है आपका? देख वो वहाँ के लोग कहेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ जो पहला ही कदम उठाया वो कानूनी रूप से गलत था, और कानून तोड़ने का काम अगर पंजाब पुलिस करती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब पुलिस कठपुतली राजनेताओं के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मैं क्या क्या कह रहा हूँ, उस पर उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। सर इस नाल जेल मंत्री हरजोत सैन पंजाब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ CRPC ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੰਮਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। नवे मंत्री बने ने कानून जरूर पढ़ लेना चाहिए कि आखिरकार जो पुलिस जाती है किसी दूसरे सूबे तो उत्थे दे लोकल थाने नूं लोकल पुलिस नूं इन्फॉर्म करना होंदा कि नहीं करना होंदा। जो जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो थोड़ा प्रकाश होते पाल दें। दूसरा जरा जेलों वाल थोड़ा ध्यान दें, गैंगस्टर जिथे अंदर बह के बाहर वारदातां करी जा रहे हैं।